जय हिंद दोस्तों। आज हम लिविंग वर्ल्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया यानी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, किस क्राइटेरिया पे किया गया है और किस डिफरेंस और सिमिलरिटी के बेस पे की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड्स को कैसे क्लासीफाई, लिविंग वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे इसको क्लासीफाई किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया? इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। कितने पार्ट में? उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में इसको बांटा गया है? 2 पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। पहला क्या है? पहला आपको मिल जाते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, क्या पहला प्रोकैरियोट्स होता है और दूसरा आपको मिल जाएंगे यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते क्या हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन 2 पार्ट में किस बेस पे बांटा गया? अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने कुछ क्राइटेरिया लिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने के लिए यानी फर्दर क्लासीफाई करने के लिए, जिसमें से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड किया गया। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रो और यू में डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक्स में मैक्सिमम इसको बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, बट यूकैरियोट्स में इसमें न्यूक्लियस होते। सेल में क्या आपको मिलेंगे? न्यूक्लियस मिलेंगे, बट इस सेल में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती सेल के अंदर। इसमें अब फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, यानी बोला जाए कि पहले ये से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पहले ये एग्जिस्ट करती थी कि ये एग्जिस्ट करती, तो सबसे पहले ये एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद इस प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक वाले सेल डेवलप हुए। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक। किस बेस पे? कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है। सेल में जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको प्रोकैरियोटिक्स बोला जाता है, यानी जितने बैक्टीरिया होंगे और ग्रीन ब्लू एल्गी होंगे ये प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। और यूकैरियोटिक्स में आ जाते हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर भी आते हैं। तो फर्दर देखते इसको प्रोकैरियोटिक्स को फर्दर भी क्लासीफाई किया गया है। फर्दर उसको एक पार्ट में क्लासीफाई किया गया, वो क्या है? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया? एक पार्ट में, वो क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब अब सेल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। प्रोकैरियोटिक्स कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया? 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। इसको भी पहला यूनिसेलुलर और दूसरा यहाँ पे इसको मल्टी सेलुलर में बांट दिया है। यानी अब फर्दर किस बेस पे कैटेगराइज किया गया? प्रोकैरियोटिक्स को यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक्स को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया। कैसे? कि सेल कितने सेल से बने हुए, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो पता चल गया है कि ये जो सेल से बने उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं, उसके बेस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बांट दिया। बट जो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स है वो कितने सेल से बने हैं? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी बने हैं सब सेल से बने हैं, यानी जो फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट्स है बॉडी के वो क्या है? सेल है। तो जो भी सिंगल सेल से बने होते उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो मोर देन 2 सेल्स से जो बने होते उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपने कैटेगराइज करना या कैसे क्लासीफाई किया वो जान लिया। वो सेल कितने, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने सेल से बने हैं, इस बेस पे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कैटेगराइज किया गया। तो प्रोकैरियोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे सब के सब आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेंगे। कैसे? यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स यानी ह्यूमन्स क्या मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो ब्रीथ करने के लिए उसके पास अलग से लंग्स है, हार्ट है ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो हर एक वर्क के लिए अलग अलग पार्ट है ह्यूमन बींग्स में। वैसे ही यूनिसेलुलर में एक ही सेल, हमारे बॉडी में तो अलग अलग पार्ट है, जैसे एयर प्योरीफाई करने के लिए लंग्स है, फिर ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट है, बट यूनिसेलुलर में एक ही सेल सब काम करते हैं। इसलिए यूनिसेलुलर में क्या होते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो सिंगल सेल से बने होते हैं। तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में कैटेगराइज किया गया। अब यूनिसेलुलर में ना कुछ
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रखा गया। वो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी मोनेरा होते हैं, मोनेरा, इसको किस में रखा गया, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ये कौन सी यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होंगे, ये मोनेरा है। ये मोनेरा क्या है, क्या किसी बैक्टीरिया का नाम है, किसी बैक्टीरिया का नाम ही क्या है, ये एक किंगडम का नाम है। किंगडम मतलब साम्राज्य। अभी हम पता करते हैं किस चीज़ का नाम है, फर्दर पहले आप उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिसेलुलर में ये भी सेल्स, ये भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सिंगल सेल से बना रहेगा, बट यहाँ पे किसका नाम आता है, प्रोटिस्टा का। ये किसका यहाँ पे आएगा, प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर में 3 नाम्स आते हैं। मल्टी सेलुलर में आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे। कितने नाम देखने को मिलेंगे, 3 नेम्स देखने को मिलेंगे। पहला नाम क्या रहेगा, फंगी, पहला फंगी। दूसरा आपको प्लांटेई, और तीसरा आपको मिलेगा एनिमेलिया। ओके, यानी आपने देखा कि किस तरीके से यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में ये 5 आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेई, एनिमेलिया। आइए, मोनेरा यूनिसेलुलर होता, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता, तो इसमें इसको क्यों नहीं रखा गया? तो जैसे हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते उसमें न्यूक्लियस नहीं होते, बट प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हुए भी उसको किस में रखा गया है, यूकैरियोट्स में रखा गया है। तो ये फंगी, प्लांटेई और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर है, मतलब ये इसमें ये जो फंगस बनी है या फिर प्लांट है, जितने भी एनिमल्स हैं सब एनिमेलिया में आएंगे, प्लांटेई में प्लांट्स आएंगे, जो भी प्लांट्स बिलोंग करते हैं सब प्लांटेई किंगडम में आ जाएंगे। और ये फंगी में आपने अगर ब्रेड ख़राब हो जाती तो आपने देखा उसके ऊपर वाइट कुछ आ जाते हैं और स्मेल आती रहती है, वही फंगी होती है, वही फंगस होती है। तो फंगस भी मल्टी सेलुलर में, तो वो भी मोर देन 2 सेल से बने होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है। अब ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटेई, एनिमेलिया है, तो आपने नाम तो सुना ही होगा, कौन सा नाम, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। कौन सा, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ये जो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर है, उन्होंने 1969 में, कब 1969 में, कब 1969 में उन्होंने 5 पार्ट में पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया था, क्लासीफाई किया 5 ग्रुप में। वो कौन सा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप मोनेरा है, दूसरा ग्रुप प्रोटिस्टा है, तीसरा फंगई है, और चौथा प्लांटेई और 5वां एनिमेलिया है। ये ग्रुप है जिसमें अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है कि इस बेस पे, इस सिमिलरिटी या डिफरेंस पे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक्स है या प्रोकैरियोटिक्स है। ये 5 के 5 क्या है, किंगडम है। इसी किंगडम को किसने बनाया था, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने बनाया था। कुछ क्राइटेरिया रख के उन्होंने ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।